एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। ये हमारा बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हमने जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इतिहास देख लिया, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ये सारे का क्लास हमने अपलोड कर दिया है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और राजनीतिक व्यवस्था का हमने पॉलिटी का एक लेक्चर कि अपलोड कर दिया है। हम इसे पार्ट 2 में करने वाले थे, तो 91 क्वेश्चन हमने उसमें पार्ट 1 में अपलोड कर दिया। ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें कि आज हमारा ये अंतिम है। और इसमें हम आज बीपीएससी के 1992 से लेकर 2019 तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं हम सारे देख लेंगे। इससे आपको ये समझ में अंदाज़ा लग जाएगा कि आप बीपीएससी किस हिसाब से किस तरह का क्वेश्चन पूछती है। और अगर बिहार का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार या कोई भी जिससे आपको पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है, क्योंकि आपको जो पॉलिटिकल इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आइए हम बिना देरी के आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिए। चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। तो आइए हम बिना देरी के आज का क्लास देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, सरकार की संसदीय व्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन सा विषय वाक्यत्व सही है? तो विधायिका न्यायपालिका की जवाबदेही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। राष्ट्रपति न्यायपालिका की जवाबदेही है, ऐसा भी नहीं है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर इसमें ई हो जाएगा राइट आंसर। हम इसका थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेंगे। शासन प्रणाली की जो समानता है वो पदंती, संसदीय और अध्यक्षीय है। भारत में जो ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्था पालिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्था पालिका के प्रति उत्तरदायी है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। जो कार्यपालिका क्या है, विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं है। अतः आंसर ई ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रधानमंत्री किसके जवाबदेह होते हैं? जो भारत का प्रधानमंत्री है वो लोकसभा के जवाबदेह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा लोकसभा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो क्यों हुआ? तो अनुच्छेद 352 है, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आपातकाल हमारा अनुच्छेद 352 में है। और राष्ट्रीय आपातकाल तब लगेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित में देंगे राष्ट्रपति को, तब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। उसी में मंत्रिमंडल का जिक्र किया गया है। तो हमारा अनुच्छेद हो जाएगा 352। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को जो कानूनी विषय है उस पर परामर्श देते हैं अटॉर्नी जनरल, और राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल देते हैं कानूनी विषयों में परामर्श। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत सरकार पूछे तो अटॉर्नी जनरल हमारा हो जाएगा राइट आंसर, और राज्य सरकार पूछे तो एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का जो महान्यायवादी है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति। देखिए हमारा आ गया ये कानूनी विषयों पर राज्य सरकार। ये देखिए राज्य सरकार पूछ रहा है, तो राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। और राज्य सरकार पूछे तो एडवोकेट जनरल, और भारत सरकार पूछे तो अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो आज़ादी के बाद जो भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ था भाषा के आधार पे वो 1956 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 1956, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा प्रधानमंत्री, राइट आंसर। देखिए सारे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए, आप ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन में आप नीचे देख जाएगा, सब में लिखा हुआ है कब बीपीएससी ने पूछा हुआ है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र है वो
25 वर्ष होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 18 वर्ष होता है जब आप अगर वोट देंगे तो आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष होता है जो पंचायती राज में अगर पंचायत का आप कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो मुखिया पद का अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपको 21 वर्ष चाहिए। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 वर्ष चाहिए, और राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए आपको 30 वर्ष उम्र चाहिए। तो आप सभी याद रखिएगा। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो हमने अभी पीछे देखा 25 वर्ष है जो कि लोकसभा में है, और 21 वर्ष मुखिया के लिए, और 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, और वोट देने के लिए हमारा 18 वर्ष होना चाहिए। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो संसद में 3 सदन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है। और उसमें जो हमारा लोकसभा उसमें सबसे कम चाहिए, कम से कम इसे पूछ रहा न्यूनतम, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए हमें 25 वर्ष चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। तो 1/6 अगर मतदाता वैध मतदाताओं को प्राप्त नहीं होगा तो वो अपनी जमानत राशि खो देगा। तो 1/6 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो 1/6 इसमें ऑप्शन नंबर में देख लेते हैं, तो इसमें 1/6 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? मतलब कि यह वो वैध है 1971 के राज्यवार सीटों का आवंटन किया गया, और यह निर्धारित 2026 तक कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। ये सीट 2026 तक 1971 के आधारित जनगणना पे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो वर्तमान में जो लोकसभा है उसके प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन आधारित है वो अभी हमने पीछे देखा 1971 के जनगणना पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में राज्यों में से किसकी राज्य विधान सभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य की नियुक्ति करते वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में 2 किया जाता था जो कि अब नहीं किया जाएगा, और राज्यसभा में 12 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है। तो हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत जो लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए हो जाएगा अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। अगर लोकसभा को भंग करना है तो आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सुझाव से या सिफारिश से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा भंग किया जाता है, वो भी मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के सिफारिश पे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो हमने पीछे अभी देखा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति के द्वारा या प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। अब मंत्रिपरिषद अगर सलाह देते हैं और प्रधानमंत्री सिफारिश करते तो जो लोकसभा वो पहले ही विघटित हो जाता है। और राज्यसभा कब विघटित होता है या भंग होता है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, उसका 1/3 क्या होता है, सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, और 6 साल तक की उनकी जो है टाइम पीरियड होता है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो लोकसभा के साल में 2 वर्ष सत्र बुलाए जा सकते हैं, 6 महीना में लोकसभा के सत्र बुलाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, कम से कम वर्ष में
2 बार लोकसभा के सत्र बुलाए जाते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है? तो इसमें हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश है जो कि जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा इस राज्य से प्रतिनिधि लोकसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा में भी। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पे है? तो दूसरे और तीसरे स्थान पे हमारा हो जाएगा इसमें, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये 1994 क्वेश्चन उसमें बिहार था, लेकिन अभी दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। तो हमारा इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसमें राइट आंसर हमारा। पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 1952 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो किया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। हमने पीछे भी बताया कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का चयन किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के जो सदस्य वो चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। हमने पीछे आपको बताया कि 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 1/3 हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो सी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि यह कभी भंग नहीं हो सकता है, तो इसे विघटित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा भंग होता ही नहीं है, तो किसी को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि राज्यसभा भंग हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति अपने राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रसभा में 12 व्यक्ति और लोकसभा में 2 व्यक्ति किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं या चेयरमैन वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अभी जगदीश धनखड़ है जो कि भारत के उपराष्ट्रपति बने हुए हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा का जो स्पीकर है उसका निर्वाचन लोकसभा के जो सभी सदस्य होते हैं उन्हीं के समय हो जाता है उनका निर्वाचन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज होते रहते थे। आप ऑप्शन जाने से पहले देख लीजिएगा कि लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होता है, तो संसद के जो हमने पीछे भी देखा आपको कि साल में 2 बार संसद का मतलब संसद में सत्र बुलाए जाते हैं, तो हर 6 महीना में। तो इसका अंतराल कितना होता है? 6 महीना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। संसद के 2 सत्रों के बीच जो आधिकारिक अंतराल होना चाहिए वो 6 महीने का होना चाहिए, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। राजनैतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो आप इसमें देख लीजिए कि शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखने के तत्काल पश्चात तथा सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। तो यही हमारा हो जाएगा। इसमें रहता कि जो प्रश्नकाल के ठीक जो बाद के समय में आप प्रश्न पूछ सकते हैं वो उसे ही शून्यकाल करते हैं। ऐसे ही आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी बन गई है राष्ट्रीय पार्टी। तो इस बार आपकी पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ये क्वेश्चन पहले का है, तो उस समय यही होगा। तो अभी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन गई है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। जो संसद के दोनों सदन है उसका जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो आयोजित है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं। भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए संसद का दोनों संयुक्त का अधिवेशन नहीं होता है। वो संयुक्त अधिवेशन इसलिए बुलाया जाता है कि कोई भी अगर विधेयक आया है तो उसमें दोनों जो राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो रहा है, तो एक संयुक्त राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन और फिर दोनों का वोट लेता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। केवल 4 एक से विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों ने मतभेद हो, तो उस विधेयक को पास करने के लिए संयुक्त
अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन 108 में दिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च है वो संविधान हमारा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, संविधान सबसे सर्वोच्च है। दिल्ली है तो दिल्ली एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया, तो भारत का राज्य सिक्किम 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उन्हें भारतीय राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार को काट कर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है, तो बिहार को जो काट कर एक पृथक वनांचल राज्य बनाने का जो संभव है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काट कर पृथक वनांचल का राज्य बनाना सांसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। संविधान का समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया उसके अध्यक्ष थे, तो उसके अध्यक्ष M.N. वेंकट चिरैया थे 2000 के। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, तो उसकी स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता है तो ये चेंज होता रहता है, तो आप इसे करंट का है तो आप देख सकते, ये चेंज बराबर से रहता है, तो आप इसे देख के जाइएगा एग्जाम के समय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि कर सकता है वो है संसद। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, संसद के पास ये शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति है, और हाई कोर्ट की जो है वो 62 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है अपने पद से त्यागपत्र लिख के राष्ट्रपति को देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय वो किसी भी राज्य कानून को अवैध घोषित कर सकता है। जैसे कि अगर आप हाई कोर्ट में कोई केस लड़ रहे हैं, अगर हाई कोर्ट में जीत गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला जो हारे हुए उसके पक्ष में दे देगा, तो वो क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मान्य हो जाएगा। तो वो क्या है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। तो डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो जो किसी राज्य का जो राज्यपाल नियुक्त होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधेयिका में सम्मिलित हैं, तो राज्यों की विधेयिका में क्या क्या सम्मिलित है? तो राज्यपाल है, विधानसभा और विधान परिषद है। तो हमारा इसमें हमारा हो जाना चाहिए विधान परिषद और राज्यपाल, तो ये तो है ही, लेकिन विधानसभा भी है। विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल डी। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा? तो विधान परिषद है। जो भारत में राज्य का पूछा तो राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है विधान परिषद। तो ऑप्शन नंबर विधान पालिका का विधान परिषद हो जाएगा, और संसद का हो जाएगा हमारा राज्यसभा है जो कि उच्च सदन है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो किसी राज्य में जो विधान परिषद की संरचना या विघटन ये किया जा सकता है केंद्रीय संसद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, संसद के द्वारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद नहीं है? तो यूपी, बिहार, 6 राज्यों में, यूपी में है विधान परिषद, बिहार में है, फिर है महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र से अलग हुआ तेलंगाना।
तो ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। डी बिहार, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश, केरला, दिल्ली में विधान परिषद नहीं है। तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 6 राज्य है, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो जो है हमारा अनुच्छेद 170 वो विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान का प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर है, उसे त्याग ना हो अपना पद, तो वो किसे अपना त्याग पत्र देना चाहेगा? तो वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये विधानसभा पूछ रहा, लोकसभा का अगर स्पीकर को, अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना हो तो वो भी अपने उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी हो जाएगा? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। ये पहले का है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन से एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो एक से अधिक जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए वो गुवाहाटी और मुंबई दोनों हो जाएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। बाबरी मस्जिद राम जन्म की भूमि का विवाद है जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है, क्या प्रकार है? तो यह है स्वतात्विक अधिकार मुकदमा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये पुराना क्वेश्चन है तो उस हिसाब से दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद हमारा 13 है जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार में 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के मौलिक अधिकार में। तो 13 क्या है? मौलिक अधिकारों में है। तो यह क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में 4 सूचियां हैं। एक तो है राज्य संघ सूची, एक है राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। तो पहला संघ, फिर राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची और एक है अपशिष्ट सूची। तो राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ सूची में केंद्र सरकार बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें बनाती है, केंद्र और राज्य दोनों। और जो अपशिष्ट शक्ति है, अपशिष्ट उसमें है जो कि केंद्र सरकार कानून बनाती है। जैसे समवर्ती मतलब कि राज्य और केंद्र दोनों सरकार बनाती है किस पे? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी शिक्षा है जो कि केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं इस पर कोई भी कानून, समवर्ती सूची में है। कृषि हमारा राज्य सूची में है और पुलिस भी क्या है? राज्य सूची का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 280 में कहता है कि हमारा एक वित्त आयोग होगा। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। तो भारत में जो संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है वो राज्यों एवं केंद्रों के बीच वित्त से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन उसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया था। तो ये पुराना है, 13वीं लोकसभा का है। तो इसमें हमारा तेलुगु देशम पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो भारत के जो विभिन्न है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार हमारे चुनाव आयोग के पास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। राजनीतिक दलों का पंजीयन निर्वाचन आयोग करता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल हुआ है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 सही हमारे 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसे सरकारीय आयोग जिसे केंद्र
राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ना अपना प्रतिवेदन जमा किया था। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत का अगर चुनाव कराना तो उसका जो निर्णय लेते हैं वो राज्य सरकार लेती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज विषय है हमारा राज्य की सूची में, तो क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि कब इसकी चुनाव कराना है, तो ये राज्य सूची में सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ निर्माण ग्राम पंचायत का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देशक देता है। तो पंचायती राज के बारे में अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये नीति निर्देशक तत्व में आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और 36 से लेकर 51 अनुच्छेद जितने भी बीच में आते हैं वो नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। तो ग्राम पंचायत कौन से किस में आते हैं, तो ये भी पूछा जाता है। तो नीति निर्देशक तत्व का में शामिल है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशक देता है। तो अभी पीछे मैंने देखा अनुच्छेद 40 राज्य पंचायत को दे, तो 40 अनुच्छेद आप आँख बंद करके मार दीजिएगा। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो सरकार की पंचायती राज प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता है, इनमें सरकार की 3 श्रेणियाँ हैं। एक हाँ 3 श्रेणियाँ ग्राम पंचायत, ग्राम और ब्लॉक के स्तर पे है और जिला परिषद पे। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से हमारा इनमें से सभी हो जाएगा सही। देखिए त्रिस्तरीय शासन पर कि ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर मैंने पीछे भी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो हमने भी पीछे देखा ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और ब्लॉक पंचायत के बाद और जिला परिषद। तो हमारा डी हो जाएगा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत मतलब कि ब्लॉक पंचायत समिति और जिला परिषद। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य वो है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, मतलब कि शक्तियों को बंटवारा करना ग्रामवासियों की शक्ति को। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो सफलतापूर्वक कार्य हेतु जो पंचायती राज को पूरे सहयोग की जो जरूरत पड़ती है वो स्थानीय जनता की पड़ती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो भारत का जो पंचायती राज है वो प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण का भी, लोगों की हिस्सेदारी का और सामुदायिक विकास। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पंचायती राज को डैश के अंतर्गत, हमें पीछे भी आपको पता है कि जो पंचायती राज को नीति निर्देशक तत्व है, तो इसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया जाता है। तो स्वशासन की इकाई है तो मतलब कि कब इसे संगठित किया गया, तो भारतीय संविधान संशोधन 73वां हुआ था, उसको भारतीय राज पंचायत को लाया गया था। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत में जो पंचायती राज की अनुशंसा के लिए जो बनी हुई समिति हमने पीछे भी देखा बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के कौन सी जगह में होती है, प्रारंभ की गई थी। राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। तो इसमें क्या है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में तो सर्वप्रथम हुई थी जो कि नागौर में हुई थी। और फिर दूसरा और आरंभ कब कहाँ की गई थी, तो आंध्र प्रदेश में आरंभ कर दी गई थी। तो डी हमारा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया जाता है, पंचायती राज जो सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था वो राजस्थान के नागौर में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत की बनाने की सिफारिश की? तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी वो अशोक मेहता कमेटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? स्थानीय स्वशासन के बारे में तो आइए देखते हैं इसका हम। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, ये क्या अनुशासन, ये स्थानीय स्वशासन के अधिकार में नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा है पंचायती राज प्रणाली की सूची में है। तो पंचायती राज प्रणाली हमारा राज्य सूची में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। किस राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण का वैध किया गया है? तो स्त्रियों को पंचायती राज में जो 50% का संरक्षण दिया गया है वो हमारा हो जाएगा बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल सभी में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर दिया गया था? 2010 का पूछ रहा है तो बिहार तो होगा ही, और देख लेते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। सॉरी, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट हमारा है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? तो हमारा अभी पीछे हमने देखा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? तो हमने अभी पीछे जस्ट देखा है पंचायती राज प्रणाली से। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ये ध्यान दीजिए, नहीं आना है। जो हमारा न्यायिक परिवीक्षण है, जो कि जुडिशियल रिव्यू है, ये पंचायती राज की संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। भूमि सुधार का क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, ये क्या दोनों पंचायती राज के संस्थाओं में आता है। भारतीय संविधान के संशोधन के लिए विधेयक लाया गया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, जो कि या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आज का हमारा ये लास्ट का पेज है, लास्ट पेज क्वेश्चन का है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। तो भारतीय संविधान के जो प्रथम संशोधन लाए थे 1951 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे इतना इसमें संविधान संशोधन किया गया था कि उसे लघु, इतना मतलब कि उसमें चेंज किया गया कि लघु संविधान संशोधन बन गया, मतलब कि एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, बोला गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था भाग 4A में। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ी जाति आयोग के जो प्रथम सभापति बने थे वो थे काका साहब कलंकर जी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो भी स्टेट PCS है उसको जो नियुक्ति होती है अध्यक्ष की, उसकी अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और UPSC के अध्यक्ष के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है? तो VVPAT का जो संस्करण वो M3 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पहले आते हैं? तो वरीयता में देखना है तो हमारा इसमें हो जाता है ऑप्शन नंबर ई। तो ये देखते हैं वरीयता अनुक्रम में केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारी के रैंक और ऑर्डर से संबंधित है। जिसका रैंक ज़्यादा आता है पहले आता है उससे संबंधित है। लोकसभा आयोग के अध्यक्ष, UPSC एवं निर्वाचन आयोग, संनियंत्रक और महालेखा को वरीयता क्रम में एक समान रखा गया, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा उसके बाहर 70वें पद पर रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर।
तो एक समान रखा गया था, ऑप्शन में हमारा इसमें ई हो जाएगा राइट आंसर। इन तीनों को एक समान रखा गया था, तो हमारा ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो आज के लिए हमारा ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। हमने आज 188 पे पहुँच गए, 91 क्वेश्चन से लेके 188 तक हमने आज कर लिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा बीपीएससी का 2019 तक 1992 से लेकर 2019 तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे हमने सारे देख लिए हैं 2 वीडियो में। तो पहला पार्ट 1 वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। पहला हमने पार्ट अपलोड कर दिया है, ये हमारा वीडियो 2 है। तो ये हमारा लास्ट है। हमने ये बीपीएससी का जो प्रीवियस सीरीज है 1992 से लेकर 2019 तक हमने भौतिकी विज्ञान में जीव विज्ञान भी देख लिया, इतिहास भी देख लिया है, भारतीय स्पेशल बिहार का स्पेशल भी थोड़ा बहुत देख लिया है, बिहार का भूगोल इतिहास, और उसमें थोड़ा सा विविध रह गया वो हम देखेंगे। और भारतीय राज्य व्यवस्था भी हमने देख लिया, तब उसमें भूगोल रह गया, अर्थशास्त्र रह गया, तो वो भी हम देख लेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।